झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। लखीसराय में जेडीयू की रैली में सीएम नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। सूर्यगढ़ा विधानसभा के अमरपुर में आयोजित चुनावी सभा में कुछ युवाओं ने बेरोजगारी के मसले पर नीतीश कुमार का विरोध किया। कुछ युवा रोजगार के मसले पर बैनर लेकर सभा में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बैनर लेकर युवाओं को वहां से जबरन हटा दिया। इस चुनावी सभा में नीतीश के साथ मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के साथ साथ बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे और न्याय के साथ विकास। क्या बात हुआ? ये तो बहुत गलत हुआ। तो जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार दूसरे दिन चुनाव प्रचार करने के लिए वो मैदान में निकले। इसी सिलसिले में वो पालीगंज पहुंचे। पालीगंज खेल मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने अपने 15 साल के किए गए काम को गिनवाया, साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पालीगंज से जेडीयू के प्रत्याशी जयवर्धन यादव के लिए समर्थन मांगा। सीएम ने कहा, अगर फिर से मौका मिला तो बिहार के लिए और बेहतर काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, हम सूबे के लिए विकास के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ लोग जो अपने परिवार के विकास को करने में लगे हुए हैं। इतिहास किसी का इंतजार नहीं करता है और यहाँ पर इतना काम होगा कि हमको किसी चीज को बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। यहीं से बहुत सारा चीज बाहर जाएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को काम का अवसर मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए और करेंगे। पास करने पर 10,000 और ग्रेजुएट हो जाने पर 25,000 आप देंगे। अगली बार इंटर पास करने पर लड़की को 25,000 और ग्रेजुएट हो जाएगी तो 50,000। नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार से एक्चुअल में उतर गए हैं और इस एक्चुअल लड़ाई में नीतीश कुमार लालू राबड़ी का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि कहिए कि इन 15 सालों की बात ना करके वो लालू राबड़ी के 15 साल का मुद्दा उठा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को अपने कामों पर भरोसा नहीं है या फिर 15 साल का भय दिखाकर सत्ता में वापसी का उन्हें पूरा यकीन है? नीतीश के निशाने पर लालू यादव, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साधा निशाना, 15 साल का भय दिखाकर मांग रहे मौका। तो हम लोग पूरे बिहार के लिए काम करते हैं और लोग अपने परिवार के लिए काम करेंगे। हम सबके उत्थान के लिए काम करेंगे, वो अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वही लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, वो विकास नहीं करते हैं, वो सबका सत्यानाश करने वाले। अपने चुनावी सभाओं में नीतीश कुछ ऐसे शब्दों के सहारे विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। बगैर नाम लिए लालू यादव पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। यानी 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल का भय दिखाकर जनता से मौका मांग रहे हैं। वंशवाद के बल पर सियासत में सोने की चम्मच लेकर जो आते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बेलगाम होती हैं और जनाधार अगर शून्य है तो फिर इन महत्वाकांक्षाओं को अमली जामा पहना पाना आसान नहीं होता है और वही स्थिति उनके साथ हुई है। अब इस चुनाव से उनको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। चुनाव के समय निकल करके लंबी चौड़ी बात कर रहा है, ये भी जनता देख रही है। 15 वर्षों तक तो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, सत्ता का मलाई खा लिया। अब जनता से फिर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जेडीयू भले ही इस रणनीति के सहारे सत्ता की कुर्सी करीब लाने की फिराक में हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता 15 साल की वर्तमान सरकार के काम को देखेगी या फिर 30 साल पहले की सरकार को? सिर्फ झूठे मूठे अनर्गल प्रचार करते रहेगा तो जनता भी जानेगी कि इन प्रचारों का मतलब क्या है। जब टिकट बेचे जा रहे हैं तो जो जीत के आएंगे तो वो तो उस पैसे को वसूलेंगे ही ना। कैसे बेशर्म मुख्यमंत्री हैं, उनको समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार जी 5 बार सिर्फ अपना सिद्धांत सिर्फ एक कुर्सी के लिए बदला है। देश का पहला मुख्यमंत्री हैं, देश के पहले नेता नीतीश कुमार है कि सिर्फ कुर्सी के कारण अपने कई बार सिद्धांत को बदल के कुर्सी कुमार हो गए हैं। दरअसल चुनाव से पहले ही जेडीयू की रणनीति ये रही है कि वो
वर्तमान के मुद्दे के बजाय लालू राबड़ी के शासनकाल को मुद्दा बनाए। नीतीश कुमार उसी रणनीति के तहत लालू राबड़ी पर निशाना साध रहे हैं और उनके शासनकाल का जिक्र कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अब इससे कितना फायदा होगा ये तो जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर से तेजस्वी को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मोर्चा खोला। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सवाल उठाए। सुशील मोदी ने गुरुवार को तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इन दोनों ने ना कभी नौकरी की, ना ही व्यवसाय, फिर कहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। यही नहीं, सुशील मोदी ने पूछा कि तेजस्वी ने किस कंपनी को 4 करोड़ 10 लाख रुपए दिए और ये पैसा आखिर कहां से आया। तेजस्वी ने 2015 के शपथ पत्र में यह दिखाया था कि 1 करोड़ 7 लाख का लोन किसी भारतीय कंपनी को दिया। आखिर बिना किसी नौकरी और व्यवसाय के इतना पैसा कहां से आया कि किसी अन्य को 4 करोड़ 10 लाख का ऋण दिया। उन्होंने पिछले 5 साल में 3 करोड़ की आमदनी कहां से की। सुशील मोदी ने कहा, तेजस्वी यादव को भी भ्रष्टाचार के चलते पिता लालू यादव की तरह अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेल में काटना पड़ेगा। उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने, मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी संपत्ति दूसरे के नाम दिखाने का केस चल रहा है। वो IRCTC मामले में चार्जशीटेड हैं। लॉकडाउन के चलते इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। तेजस्वी इस केस में बेल पर हैं। इस मामले में उनका जेल जाना सुनिश्चित है। कि आपने अपनी बेरोजगारी कैसे दूर की, अब दूसरों की बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आपने अपनी बेरोजगारी कैसे दूर की। बिना शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित की गई है। और ये जितनी संपत्ति है, ये अधिकांश संपत्ति के मालिक तब बने जब इनकी उम्र मात्र 15 से 16 साल थी। और मित्रों, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ED को, CBI को इन तमाम मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। तो एक तरफ सुशील मोदी तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी ने सुशील मोदी का राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठा दिए। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दिल्ली दरबार के सूत्रों के हवाले से ऐसा ही दावा किया है। मनोज झा कह रहे हैं कि सुशील मोदी को गवर्नर बनाने की तैयारी कर ली गई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो दिल्ली में रहते हैं और सत्ता के गलियारे से खबरें छनकर उनके पास आती हैं। दिल्ली में सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि सुशील मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म होने जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद उन्हें गवर्नर बनाकर भेज दिया जाएगा। मनोज झा ने कहा, सुशील मोदी को गवर्नर बनाने के लिए राज्य का भी चयन कर लिया गया है। सुशील मोदी को मिजोरम का गवर्नर बनाकर भेजा जाएगा। दरअसल आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार में इस दफे एनडीए की करारी हार होने जा रही है। बीजेपी इसका ठीकरा सुशील कुमार मोदी पर फोड़ेगी। सुशील मोदी ही राज्य सरकार में बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ही उन्हें हार के लिए कसूरवार मानेगा। आपको पलायन पर नहीं सुनता हूं, आपके महकमे पर नहीं सुनता हूं। आपको कभी नहीं देखा कि मजदूरों की पीड़ा। हमने आपकी वो तस्वीर देखी है जब पड़ोसियों को छोड़ के आप भाग खड़े हुए। बस इतना कह रहा हूं कि बीजेपी भी उनके रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर चुकी है। बहुत जल्दी वो मिजोरम के गवर्नर बना के भेजेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में शामिल दलों ने सभी 243 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। 243 उम्मीदवारों की संयुक्त सूची आज जारी की गई। गुरुवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी की तरफ से मनोज झा, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शामिल हुए, तो कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने शिरकत की। वहीं सीपीआई एमएलए की तरफ से राजर राम सिंह पहुंचे। 3 चरण में होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन है। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस 70, लेफ्ट 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार रही है। जाति समूह का अगर आप ये गठबंधन का दायरा देखेंगे, जो हमने कहा था वैचारिकी भी है और व्यवहारिक भी है, उसका आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस प्रकार बिहार की जनता हाथों हाथ लेती है इस गठबंधन को। और जो हम पीछे हम लिखते हैं संकल्प बदलाव का। आप सभी जानते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है और किस ओर जा रहा है। बिहार की जनता त्रस्त है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, और सरकार मस्त है। जनता
खिलाफ लाया गया। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है और पूरी खेती पर एक भारी संकट खड़ा हो गया है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम देख रहे हैं कि बिहार की सरकार इन पर कोई जो उनके साथ गठबंधन में जदयू है वो 1 इंच भी, चाहे देश के संविधान पर खतरा हो, लोकतंत्र पर खतरा हो, रोजगार खत्म हो रहे हो, खेती खत्म हो रही हो, लेकिन उस पर एक रत्ती भी भाजपा को रोकने में वो सक्षम नहीं है। महागठबंधन की तरफ से आयोजित संयुक्त वार्ता के बाद कांग्रेस और लेफ्ट के तमाम सभी बड़े नेता राबड़ी आवास पहुंचे। राबड़ी आवास पर सभी दलों के नेताओं की बैठक तेजस्वी यादव से हुई। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल, सुबोध कांत सहाय, अखिलेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे। खबर यह है कि सभी दलों के बड़े नेताओं के लिए राबड़ी आवास पर रात्रि भोजन का आयोजन किया गया। महागठबंधन की 243 भैया पूछा गया लोग जो है वो राबड़ी आवास पे आ गए हैं और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं टेबल जो है सभी जो है वो लगाया गया है और महागठबंधन के जितने भी नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उसके अलावा जो नहीं थे, शक्ति सिंह गोहिल जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं वो 243 लोगों के जो उम्मीदवारों की सूची है जारी करने के बाद जो है वो राबड़ी आवास जो है वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में सीधे आप देख सकते हैं कि जो राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं और सभी के लिए जो है खाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से टेबल कुर्सी सब जो है वो लगा दिए गए हैं और एक तरह से देखा जाए तो इसके बाद जो है भोजन का जो कार्यक्रम है वो राबड़ी आवास पे है। कैमरामैन निशांत रंजन के साथ महागठबंधन की घटक दल सीपीआई एमएल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। माले के घोषणा पत्र में दिल्ली की तर्ज से मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया गया। साथ ही निजी स्कूल में राइट टू एजुकेशन कानून पूरी तरह से लागू करने का वादा किया गया। पटना में पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने घोषणा पत्र को जारी किया। सीपीआईएमएल ने जारी किया घोषणा पत्र, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा, रोजगार और किसान पर ज्यादा जोर। महागठबंधन के घटक दल सीपीआईएमएल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया गया है। साथ ही निजी स्कूल में राइट टू एजुकेशन को लागू करने पर जोर दिया गया है। कि जो 19 सीटें हमें मिली है, हमने इस तरह से उम्मीदवारों का भी चयन किया है ताकि जो बिहार का एजेंडा है वो रिफ्लेक्ट हो। कल मैं पालीगंज में हम थे, कविता जी भी थी, राजा राम जी भी साथ में थे, कदम बढ़ाए ताकि ये सारी मांगे जो बिल्कुल बहुत लंबित मांगे हैं, बेहद जरूरी मांगे हैं। सीपीआईएमएल की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। राज्य में कल कारखाने खोले जाएंगे। मनरेगा की शर्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश होगी। सभी जॉब कार्ड धारियों को 200 दिन का काम मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। निजी स्कूल में राइट टू एजुकेशन कानून पूरी तरह लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवा इलाज मुफ्त हो, इसकी व्यवस्था बेहतर की जाएगी। हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर सुविधा दी जाएगी। ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं की तर्ज पर शहर में ऊषा कर्मी बहाल की जाएंगी। नियोजित शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी जीविका के लंबित मांगों को पूरा करने का वादा किया गया है। क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं है तब विकास बेमानी है। अगर संविधान नहीं लागू हो रहा है तब विकास का कोई मतलब नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, भूमि सुधार नहीं है तो विकास बिल्कुल एक तरह से वो बस आप कहिए तो अधूरा है और कुछ भी नहीं है, सतही है। सीपीआईएमएल इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव में बेहतर नतीजे आएंगे तो सत्ता में साझेदार होंगे, जिसके बाद अपने वादों को वो पूरा कर सकेगी। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
मुजफ्फरपुर में नामांकन करने पहुंचे नेताजी को वहां से जेल जाना पड़ा। दरअसल बिहार चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसी वजह से ओराई विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी आफ्ताब आलम नामांकन करने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब आलम एक पुराने मामले में वांटेड थे। इसी सिलसिले में पुलिस ने उन्हें नामांकन के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी को आफ्ताब आलम ने राजनीतिक साजिश बताया। मुझे पता भी नहीं था, ये सब राजनीतिक शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। सब राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है। किस थाने में मामला? ये कटरा थाना का है। आफ्ताब आलम जी हैं, उनके विरुद्ध में नॉन अवेलेबल वारंट नामांकन कराने के लिए आए थे। उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार एनडीए का हिस्सा बनी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने 11 उम्मीदवार उतारे। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी खुद सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वीआईपी ने बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से जयराज चौधरी, मधुबनी विधानसभा सीट से सुमन महासेठ, दरभंगा के अलीनगर से मिश्री लाल यादव, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, सारण के बनियापुर से वीरेंद्र कुमार ओझा, दरभंगा के गौरा बौराम सीट से श्रीमती स्वर्णा सिंह, पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा से रामचंद्र साहनी, किशनगंज के बहादुरगंज से लखन लाल पंडित, कटिहार के बलरामपुर से वरुण कुमार झा, मुजफ्फरपुर के बोछा से मुसाफिर पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी कल यानी कि शुक्रवार को नामांकन करेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव को सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनके पास एमएलसी का जो कोटा है उससे अति पिछड़ा समाज से जुड़े वीआईपी नेता या कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और कल वो अपना नामांकन सिमरी बख्तियारपुर से कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मुकेश जी। बोले थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? नहीं, मैंने पहले निर्णय लिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। एमएलसी हमारे पास था और मैं एमएलसी के जरिए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन हमारे पास जो सीट मिला एंड टाइम पे 11 सीट, उसमें हमारे जो पार्टी के लोगों को एडजस्टमेंट करने में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। खास करके पार्टी के अंदर में बीन बिलदार नुनिया मला निषाद के सभी उपजाति बहुत मेहनत करके पार्टी को यहाँ तक लाए थे और उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। हमारे शेखपुरा से हमारे साथी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, नवादा से, नालंदा से और मुंगेर से। तो ऐसे जिला में हमारे पहले चरण में सीट नहीं मिलने के कारण ये स्थिति बना कि हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर से, क्योंकि वहाँ पे हम लड़ सकते थे। और हमारे पास जो एमएलसी बचा है उसमें हम निर्णय लिए हैं कि हमारे पार्टी में अति पिछड़ा समुदाय से जो नुनिया समाज है वो हमारे साथ निषाद का ही पार्ट है, वो हमारे साथ मजबूती से साथ काम कर रहे हैं हमेशा। तो उनमें से हमारे कई साथी हैं, 20-25 लोग हैं जो मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से किसी एक को हम निर्णय ले लिए कि उनको हम एमएलसी के जरिए उनको सदन में भेजेंगे। में जो है वो खुद उतर रहे हैं। अब देखना ये है कि मैदान में जब उतरते हैं मुकेश सहनी तो जनता उन्हें प्यार देती है या जनता उन्हें आउट करती है। भागलपुर में आदित्य विजन ने अपना 50वां शोरूम खोला, जबकि भागलपुर में आदित्य विजन दूसरा शोरूम है जो कोतवाली थाने के पास खोला गया। इस मौके पर आदित्य विजन ने आने वाले पर्व त्योहार को देखते हुए डिस्काउंट ऑफर भी दिया है। आदित्य विजन के मैनेजर ने बताया कि भागलपुर का ये दूसरा शोरूम सबसे आकर्षक है। यहाँ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। भागलपुर में दूसरा है, ये हम लोग जो आज ओपनिंग कर रहे हैं इसके उपलक्ष्य में हमारा एक गिफ्ट है जो कि हम लोग बाइंड मिल का कूपन चलाते हैं। ठीक है, उसमें हमारा इस साल 75 कार 551 बाइक है जो कि 31 दिसंबर को इसका ड्रॉ होता है। ठीक है, उसके अलावा ये 50वां शोरूम जो है हमारा, ये सर्विस की बदौलत ही है। हम लोग आदित्य विजन सर्विस को प्रेफर करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।